अब मैं श्री अरुण सिंह जी जो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। समाप्त। डॉक्टर ललित जी, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक अद्भुत व्यक्ति को यहाँ आमंत्रित करने का मौका मिला है। मार्कटली का जन्म कलकत्ता में हुआ था और सन 47 में वो भारत को छोड़ के भारत को छोड़ के चले गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। सन 65 में वापस आए और तब से बीच में 1-2 साल छोड़कर वो भारत निवासी रहे। इन सालों में इनकी पैनी नज़र भारतवर्ष पे रही है। हमारे नेतागण इनको बहुत डर से देखते थे कि कहीं दिस इज द BBC के बाद ऐसा कुछ न कह दें अपने नेतागण के बारे में कि कुछ आगे जाके हो जाए। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने देश की सरकार मतलब इंग्लैंड की सरकार ने नाइटहुड से सम्मानित किया और उसके पश्चात भारतवर्ष की सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। ऐसे शायद 3-4 ही व्यक्ति होंगे। समाज को आपसे परिचय करना बड़ा मुश्किल है। आप सब इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं और अब मैं इनसे आवेदन करूंगा कि आपसे ये बात करें। अरुण सिंह जी, ललित जी, अंधे परिवार के सदस्यों को, आप सब लोगों को जिसके समूह में है मेरे पुराने दोस्त, आपको धन्यवाद। मैं खास धन्यवाद अरुण सिंह जी और ललित को देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया इस खास मौके को आपको भाषण देने के लिए। और मेरे याद आता हूँ, मेरे को याद है वीडी पंडे के बारे में। और मैं जानता हूँ कि वो कितना महान पुरुष था, कितना अच्छा महान सिविल सर्वेंट था और आजकल ऐसे सिविल सर्वेंट की इतना ज़रूरत है। इसलिए बहुत उचित है कि हम उसको स्मृति करते हैं यहाँ पर। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इस मौके को मिल गया। लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ आने के वजह से थोड़ा से कुछ डर से लग रहा है क्योंकि अरुण सिंह जी ने मुझको बुलाया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये एक लेक्चर है जिसको हिंदी में देना चाहिए। उसने भी कहा था कि आपने हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने उसको कहा था कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और मैंने उसको कहा था कि मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बोलने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो मैं गलती करता है आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं हिंदी के बारे में थोड़ा सी कुछ बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं सोचता है कि हिंदी के एक बहुत खास विषय है और हिंदी की जो स्थिति है इस देश में, इस देश की थोड़ी सी कमज़ोरी की सबूत है। लेकिन पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीडी पांडे साहब इतना अच्छा सिविल सर्वेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि जैसे शासन के बारे में बात करने है और शासन की क्या कमजोरी है, क्या मजबूती है भारत में। लेकिन हिंदी के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि एक कमजोरी है शासन की कि लोग
शासन के या भारतीय संस्कृति को शासन में काफ़ी इज्जत नहीं दे रहा है। आपके शासन अभी तक अंग्रेज की बुनियाद में है और ये अंग्रेजी प्रणाली जो थी अभी तक चलते हैं इस देश में। और अंग्रेज इंग्लिश की जितने इज्जत दे रहा है इस देश में, हिंदी को नुकसान पहुंचाते हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि जब मैंने आया इस देश में मैंने जन्म लिया कलकत्ता में। कलकत्ता में मेरे माँ बाप अंग्रेज थे और मेरे माँ बाप की इरादा ये थे, बहुत कोशिश की थी कि ये हमारा बच्चे जो 6 बच्चे थे कि ये बिल्कुल अंग्रेज रखना चाहिए, हिंदुस्तान की असर नहीं पड़ना है। और इसलिए उन्होंने ये सख्त इनकार किया कि हम हिंदी या बंगाली या कोई भारतीय भाषा नहीं बोलना चाहिए। और मेरे लिए मेरे ऊपर एक अंग्रेज नैनी, बहुत स्ट्रिक्ट औरत थी, रख दिया। और नैनी के सबसे पहले काम यही थी देखना कि हम लोग नौकर से कुछ लफ्ज़ नहीं सुनता है, एक लफ्ज़ नहीं सुनता है हिंदी या बंगाली का। और एक बार मैं ड्राइवर के साथ बैठ रहा था और ड्राइवर मुझे 1 2 3 सिखाया और नैनी अचानक से पहुंच गया और नैनी ने सुना और नैनी बहुत गुस्सा हो गया और नैनी ने मुझे थप्पड़ मारा। वो बोला कि ये नौकर लोग की ज़बान है, भाषा है, आपके भाषा नहीं है। इसलिए बचपन में मौका मिस किया ज़बान सीखने के लिए। जब मैं यहाँ आया मैंने कोशिश की थी हिंदी सीखने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला, इसलिए तो फॉर्मल एजुकेशन जैसा नहीं मिला। लेकिन मैंने कुछ लेसन्स ले लिया, किसी लोगों से कुछ सीख लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा दिक्कत सामना था कि बोलने के मौका नहीं मिला। और हमेशा जब मैं किसी से सवाल पूछता था हिंदी में, वो हमेशा अंग्रेजी में जवाब देना, इसलिए मौका नहीं मिला। और इसको हम तुरंत कहना चाहिए, जैसे फ्रांस में, अगर फ्रांस में आप जाता है और इंग्लिश में सवाल पूछता है वो जवाब नहीं देगा, लेकिन यहाँ क्या होता है अपने ज़बान में जवाब नहीं देगा। और ये मेरा क्या है सबूत है कि हिंदुस्तान या भारत में अपने लैंग्वेजेस, अपने भाषाओं को काफ़ी इज्जत नहीं दे रहा। और मैं आपको एक और कहानी बताऊंगा इसके बारे में। एक बार मैं नवभारत टाइम्स की एडिटर के पास गया था शिकायत करने के लिए, क्योंकि अखबार अपने आप उसकी अखबार बहुत गलत खबर छापा बीबीसी के बारे में। और मैंने उसको शिकायत किया, बोला कि ये खबर एकदम बकवास है और इसके कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। उसने मुझे कहा था कि आप कितना उत्तेजित है, ये सिर्फ हिंदी न्यूज़पेपर है, आपने न्यूज़पेपर के लिए इतने कम इज्जत किया क्योंकि वो हिंदी में है। और मेरा ये ख्याल है कि इसके सबक, इसके लेसन ये है कि भारत में क्योंकि अपने ज़बान को काफ़ी इज्जत नहीं करता है, शायद भारत की दूसरा परंपरा, संस्कृति वगैरह काफ़ी नहीं इज्जत करता है। सो इसके क्या संबंध है जैसे शासन से? वह पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहता है कि अगर आप आज अखबार पढ़ता है, आपको मालूम नहीं होगा, आप सोचेंगे कि भारत का भविष्य जो है बहुत ही खराब है, भारत के लिए तो भारत की हालत बहुत खराब है। जहाँ आप पढ़ता है टीवी पर, देखता है टीवी पर, पढ़ता है अखबारों में, आप किस विषय के बारे में पढ़ेंगे? जैसे आप पढ़ेंगे भ्रष्टाचार के बारे में, खराब नौकरशाही के बारे में, आर्थिक रास्ता जो आस्ते आस्ते चलता है के बारे में, पुलिस के जुल्म के बारे में, औरतों को सुरक्षा के बारे में, ऐसे विषय पर आप पढ़ता है। और आप सोचेंगे शायद कि भारत की हालत बहुत खराब है
और उसके भविष्य के लिए उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि निराशा के लिए कोई कारण नहीं है इस देश में। और जब आप अखबार पढ़ता है और हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं, आप तो भूल जाता है कि भारत की क्या उपलब्धि है, भारत की क्या प्रगति हुई आज़ादी के बाद। आप सोच लीजिए कि जब बीडी पांडे सिविल सर्वेंट बन गया, भारत तो कॉलोनियल अंडर कॉलोनियल रूल था। भारत को जैसा कॉलोनियल कंट्री था। अब भारत आज़ाद है, एकदम आज़ाद है। जब भारत आज़ादी मिली, दो देश सबसे गरीब देश थे इस दुनिया में। नंबर 1 सबसे गरीब देश थे चीन, दूसरे नंबर भारत थे। अब देख लीजिए चीन और भारत के स्टेटस कहाँ है। आप सोच लीजिए कि भारत की आबादी कितना बड़ा हुआ है, लेकिन कितना प्रतिशत के जैसा लिटरेसी या और गरीबी, कितना लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गया। और ऊपर आना चाहे, प्रतिशत कम होना चाहे, लेकिन बहुत सारे लोग गरीबों से उठाया और अम्पारा स्थिति से उठाया। आजकल आप देख लीजिए कि कितना आर्थिक प्रगति है, और भारत के दुनिया भर लोग सोचता है कि शायद भारत 25 साल में बहुत महान आर्थिक शक्ति हो जाएगी। सो निराशा के लिए कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसे भी सच है कि कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं हो सकता है कि भारत अपनी क्षमता पूरा इस्तेमाल नहीं किया। जगह है और क्षमता इस्तेमाल करने के लिए, ये तो बहुत बिना शक है। लोग कभी कभी भारत चीन से तुलना करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये गलत है, क्योंकि लोग भूल जाता है कि चीन ने कैसा कीमत चुकाया उसके प्रगति के लिए। आप सोच लीजिए कि चीन में कितना जुल्म हुआ कल्चरल रेवोल्यूशन में, कितना जुल्म हुआ ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। भारत में ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। भारत में एक इमरजेंसी हुआ था, बस सिर्फ 18 महीने के लिए, और उसके बाद अपने आप से शायद डेमोक्रेसी वापस आ गया। न सिर्फ इमरजेंसी न सिर्फ 18 महीना बस हुआ था, लेकिन दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी में जैसा जुल्म हुआ था कल्चरल रेवोल्यूशन और एनवायरनमेंट में, ऐसा जुल्म बिल्कुल नहीं हुआ था इमरजेंसी में। और इसलिए क्या कारण है, जैसा अमर्त्य सेन ने कहा था कि भारत में आज़ादी के बाद फैमिन कभी नहीं हुआ, भूख कभी नहीं हुआ। क्यों अमर्त्य सेन कहता है? अमर्त्य सेन कहता है क्योंकि भारत डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जान, पॉपुलेशन, पीपल फैमिन और इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो चीन ने कीमत चुकाया और भारत रास्ता ने अपनाया, और बहुत अच्छा है। और इसलिए जब लोग तुलना करता है, ये गलत है, मेरा कहना है। और भारत चीन को देखना नहीं चाहिए कि हम चीन के रास्ते पर जाना है। जैसा भारत ने अमेरिका को नहीं देखना चाहिए, ना ब्रिटेन को देखना चाहिए, ना किसी और को देखना चाहिए। भारत अपने रास्ते पर चलना चाहिए, अपने प्रगति के लिए। ये मेरा ख्याल है। किस लिए भारत अपने क्षमता पूरा इस्तेमाल नहीं किया? और एक खास कारण है, और यहाँ मैं वापस बीडी पांडे को आते हैं। मेरा ये ख्याल है, और मैंने इसके बारे में किताब लिख चुका है, कि भारत
आपने क्षमता पूरा इस्तेमाल नहीं किया, एक कारण, एक खास कारण है शासन। भारत में जो भी आप बोल सकते हैं भारत की अच्छाई के बारे में, भारत की सफलता के बारे में, आप नहीं बोल सकते हैं कि भारत में सुशासन है। और ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना सुशासन पूरा क्षमता इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वेस्टेज बहुत होता है ना। क्यों सुशासन नहीं है इस देश में? मैं आपको 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ। एक सुझाव है, जैसे मैंने अभी कहा था, कि अंग्रेज लोगों जाने के बाद शासन में कुछ ज़्यादा खास महत्वपूर्ण संशोधन या सुधार नहीं लाया। सरकार ने अभी तक उसी आधार पर चलते हैं जो अंग्रेज लोग छोड़ते थे, और उसी माहौल है, अंग्रेज के राज के माहौल है, वही माहौल जो है आज के भारत के आज़ाद भारत के शासन में है। और माहौल का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अंग्रेज के शासन की इरादा क्या था? अंग्रेज के राजा के शासन ये था, कानून व्यवस्था लोग को नियंत्रण में रखने के लिए, ये सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी था अंग्रेज के शासन। विकास बहुत नीचे था, इसलिए भारत इतना गरीब थी जब आज़ादी हुई, और लोकतंत्र के नहीं था। लेकिन आज़ाद भारत में विकास, लोकतंत्र, जनसेवा, ये सब सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेकिन सरकार के माहौल में, सरकार के जैसा रवैया में अभी हम सोचते हैं कि ये पुराना कॉलोनियल सरकार है। और एक तो मिसाल है मेरा राय में, मिसाल है पुलिस में इस देश में। रोज़ रोज़ आप देखते हैं कि पुलिस क्या जुल्म करता है, आप टीवी पर देखते हैं पुलिस क्या जुल्म करता है। जब जिले और मैं इंग्लैंड में थे, एक बार हमने उसकी माँ के साथ बैठ रहा था और NDTV देख लिया, और NDTV पर फिल्म आ गया जब एक पुलिस वाला एक ट्रक ड्राइवर को मारपीट किया, जब तक वो मरते थे मारपीट किया, क्योंकि उसने घूस नहीं दिया पुलिस वाला को। और जिले का माँ ने कहा था कि ये किस किस्म के देश है जिसमें आप रहते हैं। ये है भारतीय पुलिस फोर्स अभी है। और ये आदत कहाँ से सीख लिया? अंग्रेज राज के ज़मानों से सीख लिया। मैं रोज़ रोज़ इस सवाल पूछ रहा हूँ कि भारत की पुलिस क्यों फौजी के वर्दी पहन रहा है? पुलिस के काम पब्लिक की सेवा है, फौजी के काम दुश्मन से लड़ना है। और अगर आप एक आदमी फौजी की भर्ती में पहन रहा है, क्या मतलब है? वो सोचेंगे कि मैं दुश्मन को सामना है, और किसके सामना है? वो पब्लिक के सामना है, इसलिए वो पब्लिक से की जैसा दुश्मन के रूप में आता है। तो ये एक मिसाल है। दूसरी सुधार जो लाना चाहे लेकिन नहीं लाया, आज आदत ये है इस देश में कि नियम बहुत जटिल नियम लिखता है। जटिल, इतना जटिल है कि लोग नहीं समझ सकते हैं कि ये क्या है। इसलिए ब्यूरोक्रेटिक पेटी ब्यूरोक्रेसी लोग जो है पब्लिक को धोखा दे सकते हैं। वो आसान से बोल सकते हैं नहीं 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 नहीं, ये आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि पब्लिक नहीं समझ सकते हैं कि अगर उसके लिए है या उसके लिए नहीं है। एक मिसाल है कि मेरे एक इनकम टैक्स फॉर्म मिल गया, उसके ऊपर लिख दिया कि सरल इनकम टैक्स फॉर्म है, लेकिन 15 दस्तखत चाहते थे। कैसा सरल हो सकते हैं अगर 15 दस्तखत करना चाहिए? तो ये आदत भी छोड़ना चाहिए। और एक और चीज़ जो मेरा ख्याल है गलत हो रहा है
गलती हो रहा है इस देश में, ये है दखलंदाज। क्या होता है इस देश में? पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेसी के काम में दखल अंदाज करता है, जुडिशरी गवर्नमेंट के काम में दखल अंदाज करता है, कभी कभी पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन के काम में दखल अंदाज करता है, और ये रेखा नहीं रख दिया जो रखना चाहिए, और ये भी एक गलती है जो ठीक करना चाहिए। इस वास्ते से मेरा ख्याल है कि गवर्नेंस शासन जो है इतना अच्छा नहीं है जो जितना होना चाहिए। और मैंने एक आर्टिकल लिख दिया, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने लिख दिया, और वो इकोनॉमिस्ट भारत में काम कर रहा था वर्ल्ड बैंक में। उसने भारत के बारे में ये कहा था, और अंग्रेजी में कहूँगा, that India is not a failing state but a flailing state। और इसके मतलब ये है, उसने बताया कि मतलब ये है कि भारत है जैसा एक बदन है, बॉडी है, जिसका दिमाग है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन जब दिमाग हाथ को संदेश या हुक्म भेजता है, हाथ नहीं मानता है, जब वो पैर को भेजता है, पैर नहीं मानता है। मतलब ये है कि हाथ कुछ काम नहीं कर सकते हैं और पैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये है भारत की कमजोरी, उसने कहा था, और उससे ऐसा हुआ था। मिसाल के तौर पर ये है कि जब सरकार बोलता है कि बुजुर्ग लोग को पेंशन देना चाहिए, कितने बुजुर्ग लोग मिलता पेंशन? कितना ब्यूरोक्रेट कोशिश करता है कि मैं जाऊंगा बुजुर्ग लोग को जानकारी देने के लिए, बुजुर्ग लोग को मदद देने के लिए कि वो पेंशन मिल सकेंगे। कितना होता है? रोज रोज आप जाता है गांव में और बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि आप पेंशन मिलता है, और वो बोलेगा कि नहीं, मैं कोशिश की थी या सफलता प्राप्त नहीं किया, या दूसरी बात करता है। मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत अच्छा तस्वीर है भारत के शासन के। बदन जिसके हाथ, जिसके पैर हुक्म या आदेश नहीं मानता है, और काफी जल्दी से क्या संशोधन होना चाहिए। मैं एक दो मिसाल देना चाहता हूँ। पहले ये है कि ये रेखा स्थापित करना चाहिए, और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को जरूरी आज़ादी देना चाहिए। आप जानते हैं कि सीबीआई सरकार का हाथ में है। सीबीआई अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आज़ाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्योंकि कभी कभी सरकार की गलती पर और मंत्री जी की गलती पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। अगर सरकार का हाथ में है, वो कैसा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? और उसकी बुरी स्थिति है। एक बार मैंने सुना कि एक भूतपूर्व सीबीआई की डायरेक्टर जनरल, उसने पब्लिक के सामने कहा था, अंग्रेजी में बोलूँगा, आपने वो जो शब्द जो उसने इस्तेमाल किया, उसने कहा था कि the CBI is nothing less than an instrument of oppression in the hands of the government. Now, अगर आप आज़ादी की रेखा रखते हैं, अगर आप सीबीआई को बोलता है कि आप बिल्कुल आज़ाद हैं, किसी से हुक्म या आदेश नहीं लेना चाहिए, तब तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। और ब्यूरोक्रेसी के लिए भी ये है, ये आज़ादी ज़रूरत है। अगर ब्यूरोक्रेसी में आज़ादी मिलती है, तब तो ये ट्रांसफ़र की बकवास जो होता है वो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि नियम के मुताबिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर एक आदमी तो गलत से ट्रांसफ़र होता है, वो शिकायत करेगा आपका बड़ा साहब से, या जो आदमी जो उसके ऊपर है, शायद स्टेट सेक्रेटरी से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, एक हमारा दोस्त
हसन दक्षिण भारत में उसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, और थी वो मिसेस शर्मा थी, और हमने उसके बारे में एक फिल्म बनाया। लोगों को इंग्लैंड में लोगों को दिखाना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ज़िंदगी कैसा है। और उसने मुझे कहा था कि मैंने सिर्फ 6 महीने से आया हुआ है और मैं 6 महीने तक नहीं रहूँगा। मैंने कहा कि क्यों 6 महीने वो नहीं रहेगी? उसने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और मैंने कहा कि क्यों ट्रांसफ़र हो जाएगा? उसने कहा था क्योंकि मैं ज़रूर एक आदमी तो आएगा मंत्री जी के, जो मंत्री जी से जुड़ा हुआ है, और वो मुझको कह दीजिए, मुझको कहेगी कि आप गलत फर्जी हिसाब पर दस्तखत करता है या ऐसे गलत हुक्म को मानना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्यों आप नहीं जाता है स्टेट सेक्रेटरी को, और वहाँ तो शिकायत करते हैं और वो आपको रक्षा करेगा। उसने कहा था कि अगर मैं स्टेट सेक्रेटरी के पास जाऊँगा वो ज़रूर कहेंगे आजकल का माहौल आप जानता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपने, अगला इस बार तो ट्रांसफ़र नहीं होता है, अगले बार तो हो जाएगा। सो ये माहौल है, और इस माहौल में अगर आज़ादी है सिविल सर्विस के लिए, वो ऐसे चीज़ तो नहीं हो सकते हैं। और एक बात मेरा ख्याल है कि लोग ठीक तरह नहीं समझते हैं कि अगर जैसा शासन ठीक तरह नहीं चलता है, जितना ईमानदार आदमी है, जितना अच्छा आदमी है, वो आपने क्षमता पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर बीबीसी तो बिल्कुल बेकार ऑर्गेनाइजेशन था, आप जितना जो कोशिश की थी मैं, आप मेरा नाम कभी नहीं सुनता था। ये तो बात लोग कभी कभी बोलता है कि ये आदमी दोषी है, वो आदमी खराब है, ये वो है, लेकिन वो नहीं समझता है कि अगर सिस्टम खराब है वो कैसा आपने काम ठीक तरह पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग तो सब बोलते हैं कि सरकार दोषी है। हम लोग और आप शायद सोचते हैं कि मैं भी अभी बोलता हूँ कि सरकार दोष है, सब दिक्कत, सब चीज़ जो खराब है इस देश में है सरकार का कसूर है, लेकिन ये नहीं है मेरा ख्याल है। और मेरा ये ख्याल है कि भारत में पब्लिक जो है, लोग जो है, अभी तक वो अंग्रेज सरकार के बारे में सोचता है, और अंग्रेज के बारे में, अंग्रेज का सरकार का नाम माई बाप सरकार था, इसलिए लोग सोचता है कि सब कुछ सरकार करना पड़ता है, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पब्लिक की जिम्मेदारी बहुत है। और आज सुबह मैं खुशकिस्मत से सौभाग्य से हमीद अंसारी साहब से कि पहले बीडी पांडे भाषण पढ़ा, उसमें लिखा था कि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर ले, सरकारी अफसर, सरकारी मंत्री अपनी पूरी कोशिश कर ले, मगर जब तक जनता की उसमें पूरी सहयोग नहीं है तो स्कीम नहीं चल सकते हैं, कम से कम पूरी स्पीड की रफ्तार नहीं चल सकती है। ठीक है, आप गाड़ी दूसरे गियर में चलाई 15 to 20 किलोमीटर के रफ्तार से, मगर उससे अपने देश के काम पूरा नहीं हो सकता है। जब तक पब्लिक सरकार को सहयोग नहीं चलता, जब तक पब्लिक अपने हिस्सा नहीं अपनाता है सरकार में, तब तक सरकार पूरा सफलता प्राप्त नहीं करेगा। और मेरा ये बुरी आदत है, और बहुत सारे लोग तो बुरी आदत है कि हम लोग अखबार पढ़ते हैं, बोलते अरे सरकार ने कहा, और हमने एक कहानी सुनता है कि एक आदमी ने घूस ले लिया, भ्रष्टाचार है, हम बोलता है कि ये सब लोग भ्रष्ट है। बार बार आप लोगों से पूछता है गांव में या शहर में कि
कि आप क्या सोचता है पॉलिटिशियन के बारे में, और वो क्या जवाब दे रहा है, सब चोर है। तो सब चोर ठीक नहीं है। बात ये है कि आपने जिम्मेदारी के बारे में भी सोचता है। सबसे पहले जिम्मेदारी ये है, अगर आदमी चोर है क्यों आप उसको बर्दाश्त करता है, क्यों आप उसको वोट दे रहा है, ये है जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी। लेकिन और से बहुत कुछ जिम्मेदारी है। तो मेरा ये ख्याल है कि भारत में पब्लिक सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं भारत सरकार या राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए, ताकि उसका रफ्तार तेज हो जाएगा। आप एक और बात ये है जो मैंने आपको पेश करना चाहता हूँ कि भारत में लोग की आदत ये है कि वो आपस में लड़ता है। मुझे मालूम नहीं है कारण है, लेकिन अगर आपको सहयोग देना चाहता है, आप दूसरे लोगों के साथ साथ सहयोग देना चाहता है। आप देख लीजिए कि क्या हुआ, गरीबी के विरोध आंदोलन शुरू हो गया। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अंत में at last public has come out and as the public said हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या होगा, 2-3 महीने के बाद आंदोलन में झगड़ा हो गया और आप आंदोलन का नाम नहीं सुनता है। राजनीति में क्या होता है, आप कांग्रेस में आए एक दिन, जब तक आपका फायदा नहीं होता है, आप इनाम नहीं मिलता है, आप मंत्री पद नहीं मिलता है, हाँ मैं मुलायम सिंह के पास जाऊंगा और मैं बीजेपी में जाऊंगा। एक दिन में जैसा अरुण जी ने मुझे कहा था कि एक दिन संसद में जयपाल रेड्डी ने उसके सामने उंगली उठाया, बोला कि राजीव गांधी चोर है। जयपाल रेड्डी कहाँ है अभी, इसका क्या मतलब है? अभी वो सोचता है कि राजीव गांधी ईमानदार है, पता नहीं। लेकिन ये आदत, और ये आदत क्यों होता है, क्योंकि किसी कारण के लिए, मैं समझ नहीं सकता हूँ कि क्या कारण, लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचता है और सहयोग के बारे में इतना नहीं सोचता है। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा पहले कि आज का जो समय लगता है कि भारत का भविष्य इतना सुंदर नहीं है। भारत को और मुसीबतों में सामना करना पड़ता है। आज के निराशा के बहुत लोग निराशा महसूस करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि निराशा के लिए कोई कारण नहीं है। मेरा ख्याल है कि भारत के क्षमता जो है इतना है कि अगर भारतीय लोग इकट्ठा करता है, अगर भारतीय लोग बोलता है कि अगर मुसीबत है ये मेरा कसूर भी है, अगर भारतीय लोग बोलता है कि हम ये जितना भ्रष्टाचार जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर स्पष्ट रूप से देखता है कि एक आदमी भ्रष्टाचार है, वो बोलता है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, जो भी हो। अगर भारतीय की सिटीजन जो है खड़ा होता है एकता में, तब तो भारत अपने क्षमता तो पूरा कर सकते हैं। और जब भारत अपना पूरा इस्तेमाल करता है अपने क्षमता को, भारत के भविष्य की सीमा है नहीं, और स्पष्ट है कि भारत दुनिया में एक बहुत ताकत पावर हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं हो जाएगा जब भारतीय लोग ने अपने संस्कृति से, अपने परंपरा से जो होना चाहिए उससे नहीं लेता है। जब तक भारतीय लोग अपनी संस्कृति, अपने परंपरा को काफ़ी इज्जत नहीं दे रहा, जब तक भारतीय लोग अंग्रेज की संस्कृति को नहीं देखता है, अमेरिका की संस्कृति नहीं देखता, ठीक है
इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए शायद वो उचित था, लेकिन भारत था और भारत की संस्कृति पर आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। और भारत की संस्कृति में सब कुछ है जो भारत की कमजोरी आज है, उससे संस्कृति से सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि भगवद गीता में क्या संदेश है? संदेश ये है कि आप अपने लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन पब्लिक की सेवा के लिए काम करना चाहिए, या आपके ड्यूटी के लिए तो काम करना चाहिए। और अगर आप इस आधार पर काम करता है, इस आधार पर आगे जाता है, तब तो आप भारत के लिए तो उम्मीद बहुत है। और आप सोच लीजिए कि दुनिया में 20th सेंचुरी में सबसे मशहूर जन सेवक कौन था? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी भारतीय नागरिक था, और महात्मा गांधी की बाइबल उसने बार बार कहा था कि गीता महात्मा गांधी की बाइबल है। और आप लोग सब गीता के संदेश, गीता के मैसेज सुन रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त डॉक्टर करण सिंह इधर आया और आपके सामने वही संदेश पेश किया। आप लोग ने मुझे मौका दिया भाषण देने के लिए। मैंने सोचा कि अगर मैं ईमानदारी से बात करने है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैंने गलत बोल दिया, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ हमेशा ठीक बोलता है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं है जो कभी कभी गलत नहीं बोलता है। लेकिन मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है कि इस महान देश आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा राय ये है कि अभी तक आपने क्षमता पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जो परिस्थिति इस समय भारत की है, उसमें इसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है? जनता की है या सरकार की? मेरा ये कहना था कि मैं आपको मेरा ये कहना था कि दोनों उनकी जिम्मेदारी है। बहुत गलत है अगर आप सोचता है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है तो कोई प्रगति नहीं होती है, क्योंकि सरकार प्रगति नहीं कर सकते हैं बिना जनता, बिना पब्लिक सहयोग। इसलिए दोनों का। मेरा सवाल यह है कि आज जो बच्चे हमारे जो अपने अंग्रेजी की मानसिकता की बात की, इस देश के लोगों की मजबूरी है। यदि मेरा कोई भाई अगर बीएससी करना चाहता है वो अंग्रेजी में है, यदि वो डॉक्टर की कोर्स करना चाहता हूँ अंग्रेजी में है, इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहता हूँ अंग्रेजी में है, तो इस देश में अगर आप चाइना में जाते हैं या जापान में जाते हैं, आपको सारे कोर्सेज उनके अपनी भाषा में करने होते हैं। तो ये व्यवस्था हमारे लोगों की एक मजबूरी है जो उसको अपने सिर पर लादे हुए हैं। मैं चाह करके भी ये चाहूँ कि मेरा बच्चा वो सब भाषाएं सीखे, लेकिन उसको जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसके सर्वाइवल का सवाल ये कैसे ठीक सीखना कि शायद मजबूरी है, लेकिन आप इंग्लिश को भी सीख सकते हैं और अपने ज़बान भी सीख सकते हैं और अपने ज़बान बोल सकते हैं और अपने ज़बान को इज्जत दे सकते हैं। और खास तौर पर ये संदेश एलीट, भारत के एलीट को भेजना चाहता हूँ कि अपने संदेश को, अपने ज़बान को इज्जत देना चाहिए। और लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग तो इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए और आप लोग ये अच्छा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश सीखता है दो ज़बान सीख सकते हैं। भारतीय लोग की एक जैसा नेचुरल टैलेंट है ज़बान बोलने के लिए, मेरे लिए नहीं है जैसा आपने देखा, लेकिन आपके लिए तो टैलेंट है। मैं सोचता हूँ कि भाषा कहीं भी किसी प्रकार से बंधन नहीं है इस संसार में आगे बढ़ने के लिए। संसार जो है वो अच्छे और बुरे का मिश्रण है, हमको उसमें अच्छा चुनना है। जैसे जो चींटी है
बालू में रेत के कण भी है और चीनी कण भी है। हमको उसमें अच्छा चीनी कण उठाना है और रेत को छोड़ देना है। अंग्रेज के शासन में एक महान चीज थी जिसने मेरे को प्रभावित किया, आज तक प्रभावित किया है, जो आई एम मंक, अभी भी मैं उससे प्रभावित हूँ। वो ये है कि जो गीता भगवान कृष्ण ने बनाया है, योग है कर्मसु कौशलम, कर्म कुशलता योग है। हमने तो खो दिया हमने। सर एक बार सर, ये है जो भाषा है ना, मैं स्वामी विवेकानंद का आपको एक लाइन कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो है एक्सप्रेशन इट इज डिजनरेशन, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, फारसी हो, वो तो उसका शब्दार्थ है। शब्दार्थ इज नॉट द फाइनल थिंग। शब्दार्थ के बाद है उसका भावार्थ, भावार्थ के बाद उसका है गुणार्थ, और गुणार्थ के बाद उसका है तत्व मर्मार्थ, और उसके बाद तत्वार्थ है, और तत्वार्थ ही सत्य है, और तत्वार्थ हम कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमने उनकी संस्कृति से अच्छी चीज़ें हमको लेना चाहिए। हमने अगर हमको लेते हैं तो हम हमारा जीवन धन्यवाद होता है। उनमें जो सरलता थी अपने कार्य ड्यूटी के प्रति, वो महान थी, और वैसे हम हाजिर नहीं आते। आपने बिल्कुल स्वामी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो अच्छाई है अंग्रेज की संस्कृति में, जो अच्छा, जैसा अंग्रेज लोग ने यहाँ पर रेलवे के निर्माण किया। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप सब रेलवे पत्र उतार लीजिए बोले कि अंग्रेज यहाँ फेंक दो उसको, ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो अंग्रेज की संस्कृति थी, जो अमेरिका की संस्कृति थी, जो चीन की संस्कृति थी, आप सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अगर जब तक आप अपने पैर पर खड़ा नहीं होता है, आप कैसा अंदाज कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अगर आप कमजोरी से और अपने पैर पर खड़ा नहीं होता है, तब आप तो मुसीबत में है। सर, इधर से एक क्वेश्चन है कि सिविल सोसाइटी के आंदोलन को क्या आप प्रजातांत्रिक जनता की भागीदारी का कदम मानते हैं? यदि हाँ, तो उस आंदोलन को क्या मुकाम हासिल हुआ? हासिल हुआ जो आजकल आप यहाँ आए और आप जानते हैं कि ये संस्थान को क्या सफलता प्राप्त किया, आप लोग इस इलाके के लोगों को कितना सेवा किया, कितना फायदा किया। सिविल सोसाइटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सोसाइटी सिर्फ सरकार नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था। ये तो बहुत गलत बात है कि लोग सोचते हैं कि सोसाइटी अंत में सब सरकार पर निर्भर है। लोग यहाँ पे आपस में लड़ते बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इसका उपाय क्या हो सकता है कि लोग लड़ना बंद करें आपस में? मैं ना कारण ना उपाय जानता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि क्योंकि आप लोग ने जोर से आज़ादी के लिए लड़ते थे, इसलिए आप सोचते हैं कि हर चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। भाषण को मैंने गौर से सुना और बहुत बातें सीखी भी। और एक बात आपने बताया कि जैसे ब्यूरोक्रेसी में जो भी ये शासनादेश करते हैं, भाषा इतनी जटिल होती है कि आम आदमी की समझने की बात नहीं होती है, ताकि उसको ठीक फायदा न पहुंच सके। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको उचित मानते हैं। मैं ये नहीं समझता हूँ कि उचित है, और मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेटिक हिंदी उचित है दी, क्योंकि मैं इसको समझ नहीं सकता हूँ दी। नहीं, ये नियम जो जैसा सरल नियम बहुत ही ज़रूरी है। वो पब्लिक को सरल स्पष्ट जानकारी देना चाहिए। जैसा अगर एडवर्टिजमेंट में पब्लिक को इतना आसान से जानकारी दे सकते हैं, सरकार क्यों अपने नीतियों के बारे में, अपने रूल्स के बारे में जानकारी, सरल जानकारी नहीं दे सकता? मुझे मालूम नहीं। मैं आपका बहुत पुराना प्रशंसक हूँ। 1975 में इमरजेंसी के बाद जब आपको देश से निकाल दिया गया था, तो आपने BBC से एक इंटरव्यू दिया था
और उसमें उम्मीद प्रकट की थी कि इमरजेंसी कुछ ही समय के लिए है और मैं 6 महीने बाद फिर आऊँगा अगर मुझे सही याद है। और आप जो है 35 साल बाद आपका भारत के प्रति वही प्रेम है, क्या ये आपका प्रेम है या आपका एनालिसिस? आप आशावादी रहे हैं भारत के प्रति, ये आपका प्रेम है या आपका एनालिसिस? I'll be back in 6 months. This will not last long. Is this only enough for India or this is your analysis? मेरा एनालिसिस था कि 6 महीने होगा, एनालिसिस गलत थी, 18 महीना लग गया। प्रेम की जैसा क्या बोल सकते हो, मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि शायद ये मेरा कर्म है कि मैं यहाँ रहता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे मैंने कहा था कि कलकत्ता में मेरा जन्म लिया, मेरा माँ बांग्लादेश में जन्म लिया और 3-4 पीढ़ियों पीछे यहाँ भारत में काम करते थे, इसलिए शायद मैं यहाँ हूँ। प्रेम पसंद करता हूँ, प्रेम की बहुत लंबा चौड़ा लफ्ज़ है। आपने कहा जो हमारी भाषा है वो भाषा देश की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम भारत की हिंदी जब तक हमारे उसमें नहीं आएगी वो तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। दूसरा, ब्रिटिश पीरियड में जब हमारी कंपनी ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में आई थी, वो धीरे धीरे करके जैसे उसने राज किया, पूरे देश को दबा किया। अभी मैं सोचता हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसमें मैं जो सोच रहा हूँ कैसा है कि जो अभी हमारे देश में शासन कर रहे हैं, कंपनियां कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है, ये IMF कर रहा है, जो अमेरिका की जो नीतियां हैं वो नीतियों को जब से हमने अडॉप्ट किया है, लिया है, तब से हमारा भारत पहले से ज़्यादा बर्बाद हो गया है। और हम दोष अपने मंत्रियों को देते हैं, अपने नेताओं को, अपने प्रशासन को देते हैं, लेकिन लगता है कि हम जो हमारी नीतियों को तय करने वाला है वो हमारा विश्व बैंक है या मल्टीनेशनल है या फिर जो हमारी विदेशी शक्तियाँ हैं ये हैं। क्या इसका भाषा और संस्कृति को लेकिन हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि दुनिया भर ये समस्या भी है कि आजकल जैसा मल्टीनेशनल्स और बिजनेसमैन के प्रभाव बहुत ज़्यादा है और भारत में भी बिजनेसमैन के प्रभाव बहुत बड़ा है। बिजनेसमैन के एक हिस्सा है समाज का, बिजनेसमैन तो की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप सिर्फ बिजनेसमैन की सलाह के आधार पर शासन करता है या देश को चलाता है तब तो आप बहुत मुसीबत तो सामना चाहे। और अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक क्राइसिस जो हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को बिजनेसमैन को ज़्यादा सुनते थे और दूसरे लोगों को नहीं सुनते थे, इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि जितनी भी बातें आपने कही इसमें हमारी शिक्षा कितनी ज़रूरी है, हमारे यहाँ बच्चों को एजुकेटेड होना कितना ज़रूरी है, क्या उससे सिस्टम में सुधार आएगा? शिक्षा से क्या कुछ सुधार आ सकता है? मेरा ख्याल है कि भारत में शिक्षा में सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत में एग्जामिनेशन के आधार पर शिक्षा ज़्यादा चलता है और बच्चों को सिखाता है कि एग्जामिनेशन दुनिया के मतलब ये है कि एग्जामिनेशन पास करना चाहता है। एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन वो ही अच्छा है, लेकिन आजकल लगता है कि लोग महात्मा गांधी का नाम जानता है लेकिन और कुछ नहीं जानता है इसके बारे में। अब आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिंपली एक धन्यवाद कहूँ और क्या कहूँ, आपने यहाँ आकर इतना कष्ट किया और अब देखिए कि इतने लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, अभी क्वेश्चन को और पूछना चाहते हैं, लेकिन तो मैं आप सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।